आप सभी दर्शकों को रश्मि न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्ते। राघवेंद्र जी, आपसे एक प्रश्न है कि आपने कल वीडियो डाला था, छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो था। उसमें आपने कुछ मतलब अलग तरह की बात की। मुझे 4 चीज़ें ऐसा लगा था जो थोड़ा अलग तरह का था, जिसमें से पहला था मातृकुलम के बारे में। जी। तो मतलब ये मातृकुलम मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि मतलब एजुकेशन से संबंधित है। जी। तो फिर बाकी और भी संस्थाएं हैं एजुकेशन वाले जो कि एजुकेशन दे ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या ऐसा विशेष है इस मातृकुलम में? आपको भी नमस्ते और सबसे पहले आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत नमस्ते। अब मैं आपको बताने मैं कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने 4 चीज़ों की बात की थी। पहले तो स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, दूसरा था मातृकुलम, तीसरा था रश्मि इंस्टीट्यूट और चौथा था वेद मंदिरम। तो मैं चारों के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, ये हमारे शब्दों से ही पता चलता है कि इसमें हम बाकियों से कैसे अलग हैं। एक और आप ये कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, लेकिन आप शब्द गुलामी का यूज करते हैं, लेकिन हमने शब्द भी स्वाधीनता का चुना। ये स्वदेशी भाषा, आर्य भाषा, भारतीय भाषा। यदि हम स्वाधीन हो रहे हैं तो हर चीज़ों से स्वाधीन होना चाहिए। दूसरा, हमने बात की थी मातृकुलम की, जिसके आगे मैं डिटेल में आपको उत्तर दूंगा। ये मातृकुलम है हमारा 3.5 वर्ष के आयु के बच्चों के से लेके 8 वर्ष की आयु के बच्चों तक की, उनका ध्यान, उनका शिक्षा, उनकी विद्या अध्ययन, सारी चीज़ों को नर्चर करना, उनकी चीज़ों को सिखाना। तीसरा हमने बात किया था रश्मि इंस्टीट्यूट। रश्मि इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य है 8 वर्ष के बाद के बच्चों को 16 वर्ष की आयु तक उनको सिखाना, उनको चीज़ें समझाना, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश हमारा मुख्य विषय होगा। आगे हम अपने सब्जेक्ट्स को और भी बढ़ाएंगे, अभी हम 3 विषयों पे काम कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। और चौथा काम हमने वेद मंदिरम बताया। वेद मंदिरम का उद्देश्य है सभी मनुष्य मात्र का सेवा करना, सेल्फलेस सर्विस, निःशुल्क सेवा। अब मेरा मतलब इस पे प्रश्न है, जैसे आप वेद मंदिर की बात कर रहे हैं, तो मतलब इसमें जो शब्द हैं मतलब वेद और मंदिर, ठीक है। तो बाकी इस मतलब भारत में या फिर पूरी दुनिया में अनेकों तरह के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मतलब वो पूजा स्थल हैं, गुरुद्वारे हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना मतलब अनेकों हैं जहाँ पे मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं, अलग अलग तरह की वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। तो इस वेद मंदिर में ऐसा क्या मतलब विशेष है, मतलब ऐसा क्या अलग है कि जो अन्य सबसे अलग है, या फिर इसका मतलब क्या कंसेप्ट है? क्योंकि अभी तो मैंने इसको पहली बार सुना है जी। मैंने ऐसा कोई नाम तो नहीं सुना था वेद मंदिर, ठीक है। तो इसमें क्या अलग रहने वाला है? आप इसके बारे में मतलब लोगों को जानकारी दें कि आप इसके मतलब इसमें ऐसा क्या होगा, कुछ क्या मैं नया है? आपको बता दूं, आज सरकारी डेटा के अनुसार भारत में 6,20,000 गांव हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायत जो सरकार के होते हैं, एक बड़े गांव होते हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे 2-3 गांव होते हैं। हाँ। तो इससे गांव की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब भारत के अंदर लगभग आप हम प्रत्येक गांव में एक मंदिर भी माने, जो कि ऐसा नहीं, उससे अधिक होते हैं, छोटे मोटे कई मंदिर होते हैं। तो मतलब भारत के अंदर मान के चलिए 7 से 8 लाख मंदिर हैं। और इसके बावजूद गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद और भी चीज़ें। तो इसमें से गुरुद्वारा तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लोगों की सेवा करता है, सेल्फलेस सर्विस है, लंगर भी लगते हैं और भी। लेकिन मंदिरों का कोई फिक्स सेटअप रूल नहीं है। जैसे गुरुद्वारे का एक रूल है, एक मस्जिद का रूल है, वैसे चर्च का भी रूल है, लेकिन मंदिरों का कोई फिक्स नियम नहीं है। कहीं काली माँ का मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं कहीं ऐसे मंदिर है जहाँ पे खड़े होने की भी छत नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कहीं इतनी भीड़ है कि व्यक्ति को शांति नहीं है। अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन मंदिरों का पता नहीं चलता मंदिरों का उद्देश्य क्या है। कई साउथ के मंदिरों में कई जगह पे संस्कृत का अध्ययन भी होता है, लेकिन आज नॉर्थ इंडिया का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। वहीं आप मस्जिद को देखेंगे, चर्च को देखेंगे, तो वो कहते तो हैं कि वो सबके लिए है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम ये देखते हैं कि उसमें विशेष मत, पंथ, मजहब के ही लोगों का स्वागत होता है। वहाँ पे सब कोई नहीं जा पाता है। लेकिन मंदिर का भी तो यही हाल है ना। मंदिर में भी मतलब मंदिर में भी अगर देखा जाए तो बहुत जगह ऐसे मंदिर होते हैं जिसमें विशेष किसी को ही वहाँ जाने दिया जाता है। तो जो मतलब जो मनुष्य है
चूँकि वो परमात्मा की कृति है, तो हम परमात्मा जो है किसी को अलग कैसे कर सकता है ना? किसी को कहीं जाने से मना कैसे कर सकता है? जैसे कोई कैसे कर सकता है कि इसको वेद नहीं पढ़ना है या फिर अदर तरह के इसमें बाउंडेशंस। लेकिन मैं बता दूं, लेकिन अभी बाकियों की अपेक्षा अभी मंदिर इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे गिने चुने उंगलियों पे ऐसे गिने जा सकते हैं ऐसे मंदिर जहाँ पे कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्शन है, अन्यथा किसी भी मंदिर में किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ पे सभी जा सकते हैं, सभी मत पंथ के मजहब के लोग जा सकते हैं, इवन मंदिरों के आसपास वो व्यापार भी करते हैं। लेकिन जो हमारा हमारा जो मंदिर है वेद मंदिर में सभी मत पंथ मजहबों से ऊपर है और यहाँ पे सभी मनुष्यों का स्वागत है। यहाँ पे आप कोई आपका गलत कार्य या किसी का हिंसा या किसी का नुकसान पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है। आप सही प्रेम करुणा वात्सल्य के भाव से आते हैं, आप किसी भी मत पंथ मजहब के होंगे, आपका स्वागत होगा। तो जैसे विभिन्न तरह के मंदिर हैं, तो मंदिर में विभिन्न तरह की मूर्तियाँ होती हैं, जैसे भगवान राम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की, बाकी मतलब यही तो मतलब अधिकतर मतलब फेमस हैं 2 लोग। तो बाकी अन्य अनेकों मतलब मूर्ति हैं, अनेकों भगवान की पूजा होता है, ठीक है। कोई किसी का पूजा करता है, कोई किसी का पूजा करता है। खैर मस्जिद में तो कोई मूर्ति नहीं होता है और गुरुद्वारा में भी ऐसा नहीं होता है। तो मतलब इस वेद मंदिर में किसकी मूर्ति मतलब रहने वाली है या फिर किसकी यहाँ पे पूजा होने वाली है, इसका क्या मतलब तौर तरीका है और कैसे ये सबसे अलग है, और ये कुछ अलग करने वाला है, ये किस तरह से अलग करने वाला है, और ये कैसे सबको पूरी दुनिया को कनेक्ट करने वाला है, कैसे? जैसे हम देख रहे हैं तो विभिन्न मंदिर मस्जिद है, सबको जो है कि मतलब एक तरह से बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये सबको मतलब जोड़ेगा, मतलब ऐसा वेद मंदिर, तो ये कैसे सबको कनेक्ट करने वाला है, कैसे मनुष्य मात्र के? हमें सबसे पहले समझना होगा कि मूर्ति होता क्या है। और एक और शब्द आता है मूर्ति के साथ में जिसका काफ़ी उपयोग होता है, वो है प्रतिमा। हाँ। तो हम पहले मूर्ति पे चर्चा कर लेते हैं। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप दिख रहा है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वही उसकी मूर्ति है। तो यदि ये माइक ऐसा दिख रहा है तो ये माइक की मूर्ति है, यदि आप ऐसे दिख रहे हैं तो ये आपकी मूर्ति है। तो हमारे जीवन में बहुत सी मूर्तियाँ हैं। हमारे माता पिता आचार्य वो एक जीवित चेतन स्वरूप मूर्ति हैं, और माइक बुक लाइट पंखे ये क्या है, ये निर्जीव मूर्ति हैं। तो हमें दोनों की पूजा करनी है, लेकिन दोनों की यथा योग्य पूजा करना है। हमें माता पिता की पूजा कैसे करनी है, उनकी सेवा करके, उनकी आवश्यकता की चीज़ों को देके। कोई शिष्य है तो उसको विद्या अध्ययन करा के, पति है तो पत्नी की सेवा करके। ये है सजीव चीज़ों की सेवा। निर्जीव चीज़ों की, जैसे इस माइक को हमें पता होना चाहिए इसका उपयोग कैसे करना है, इसको संभाल के कैसे रखना है। हमें लाइट को, बल्ब को, पंखे को कब चालू रखना है, कब बंद रखना है, ये इसकी पूजा है। अब बात आती है प्रतिमा। प्रतिमा होती है किसी वास्तविक वस्तु की, उसका दूसरा रूप, उसका एक मॉडल, उसका एक प्रतिरूप। तो आज आप जो मंदिरों में देख रहे हैं या अन्य स्थानों पे देख रहे हैं, वो मूर्ति ना होके वो प्रतिमा है। और वेद में कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस अनंत निर्विकार सर्वव्यापक परमात्मा का कोई प्रतिमा नहीं है। तो इसलिए वेद मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं होगा, मूर्ति होगा, सजीव मूर्ति होंगे, आचार्य होंगे, गुरु होंगे जो आपको सही उपदेश देंगे। मतलब क्या है, किस चीज़ की पूजा होगी? वहाँ पे मूर्ति नहीं है तो फिर क्या मतलब पूजा होगी? वहाँ पे पूजा होगी मनुष्यों की। वहाँ पे पूजा करना सिखाया जाएगा, सेवा करना सिखाया जाएगा कि माता पिता की पूजा कैसे करनी है, बिल्डिंगों की, राष्ट्र की, अन्य चीज़ों की पूजा कैसे करनी है। जैसे राष्ट्र की सुरक्षा देना, राष्ट्र के लिए न्याय के लिए काम करना, ये राष्ट्र की पूजा है। ऐसे माता पिता की पूजा, तो अलग अलग वस्तु की जो भी पूजा करने की सही विधि है हम उसको बताएंगे, ना कि हम चेतन को जड़ बताएंगे या ना अजड़ को चेतन बताएंगे। ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जैसे राम जी का मंदिर है तो उसमें सेंटर में राम जी हैं, तो यहाँ जो वेद मंदिर है इसमें सेंटर में क्या होगा? हम किसी को तो लेके चलेंगे कि मतलब यहाँ पे ये सेंटर में है और हमें इसको मानना है, और यहाँ से ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है और ये सारी चीज़ों को बता सकता है, हमें दिशा दे सकता है। तो वहाँ पे ऐसा क्या रहने वाला है? हमारे सेंटर में रहेगा वेद। ये हमारे नाम से ही पता चल रहा है, वेद मंदिरम। किसका मंदिर है, किससे आनंद मिलने वाला है? तो हमें वेद से आनंद प्राप्त होने वाला है। तो वेद क्या है? तो वेद अनंत ज्ञान है, ईश्वर के दिया हुआ मनुष्यों को जीवन जीने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए, जो मनुष्य के हितार्थ जो ज्ञान परमात्मा ने दिया है, उस ज्ञान का कलेक्शन ही वेद है।
तो वेद तो ज्ञान का कलेक्शन है, लेकिन हम उसको उसका एक प्रतिरूप रखेंगे जिससे कि मनुष्यों को आभास हो, जो भी हमारे वेद मंदिरम में आए कि इसका उद्देश्य क्या है। तो हम जो भी वेद का नॉलेज है, उस चारों वेदों की नॉलेज की जो ग्रंथ होगी वो हमारा सेंटर में होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि हम जो मतलब सत्य की वहाँ पे पूजा होगी एक तरह से। जी। मतलब जैसे जब राम नहीं थे, हाँ या भगवान शंकर नहीं थे, जी, आपने सही। भगवान ब्रह्मा नहीं थे, भगवान विष्णु नहीं थे, जब कृष्ण भी नहीं थे, तो कोई तो था। हाँ था। और तो फिर ये प्रश्न आता है कि कृष्ण किसकी पूजा करते थे, राम किसकी पूजा करते थे, भगवान शंकर जो महादेव हैं वो किसकी पूजा करते थे, ये प्रश्न आता है। हाँ। तो एक तरह से मतलब शायद वेद ही है जो मतलब वो सेंटर में है और वहीं से पूरी चीज़ें मतलब निकली हैं, जी। कहने का मतलब है। तो हम क्यों ना एक तरह से ऐसा है कि हम क्यों ना उसकी पूजा करें जो मतलब सत्य जो है, अल्टीमेट है, जो अल्टीमेट है, अंतिम सत्य हाँ, है। जो अंतिम सत्य है, मतलब एब्सोल्यूट जो ट्रुथ है उसकी, हाँ। ऐसा कुछ है। हाँ, जी ठीक है। तो और बाकी एक जो रश्मि इंस्टीट्यूट है, जी फिलहाल में हम वेद मंदिर के बारे में अभी तो सिर्फ इतना से नहीं होगा, अभी इस पे बहुत सारे प्रश्न हैं। जी, तो फिर हम जो है कि आपको आके और भी हम podcast हाँ देंगे, दर्शकों और को भी डिटेल बातें बताएंगे। हाँ, ताकि दर्शकों को आपको आश्चर्य होगा कि हम इस वेद मंदिरम में बस इतना ही नहीं करने वाले हैं, केवल पूजा अर्चना ही नहीं सिखाने वाले हैं, अध्यात्म ही नहीं, हम इस अध्यात्म के साथ मनुष्यों की सेवा करने वाले हैं, समाज की सेवा करने वाले हैं। आने वाले समय में इसमें भोजन की व्यवस्था होगी, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। भोजन के साथ साथ इसमें शिक्षा की, इसमें स्वदेशी भाषाओं की, मुख्यतः संस्कृत की पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने की व्यवस्था होगी। यहाँ पे यदि कोई रोगी है तो उसकी भी समस्या सुनी जाएगी, आने चिकित्सालय की भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जो भी लोगों की समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान हमसे जितना बन पाएगा उसका करने का प्रयास करेंगे, और आगे और भी कुछ आपको बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि जरा आप रश्मि इंस्टीट्यूट के बारे में बता दें। जी। मातृकुलम तो ठीक है, वो बच्चों के लिए है, जो रश्मि इंस्टीट्यूट है उसमें ऐसा क्या मतलब विशेष होने वाला है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल के जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी मतलब कॉलेजेज हैं, वहाँ पे जब मैं मतलब मैं कभी पढ़ा करता था, तो जो भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ूँ या फिर साइंस पढ़ूँ, तो वहाँ पे ऐसा मतलब बोला जाता है कि वहाँ पर मतलब कोई गॉड नहीं है, देयर इज नो गॉड, ठीक है। और वहाँ पे मतलब सिर्फ भौतिक चीज़ों के बारे में मतलब पढ़ाया जाता है, या फिर मतलब वो चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, सिर्फ मतलब मटेरियल वर्ल्ड जो है, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें क्या कुछ विशेष रहने वाला है। इस इंस्टीट्यूट में हमने जो है कि जो एक सुप्रीम पावर है, हमने उस सुप्रीम पावर को अलग कर दिया है, ऐसा कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ जो है एनर्जी ही है। तो मतलब इस इंस्टीट्यूट में क्या कुछ अलग है या फिर सिंपल है बस? नहीं, ये इंस्टीट्यूट बहुत विशेष होने वाला है। आप तक अपने बहुत से इंस्टीट्यूट देखे होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे होंगे, और भी ढेर सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखे होंगे, लेकिन रश्मि का मुख्य उद्देश्य अभी वर्तमान में, हम ऐसे रश्मि को आगे बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन वर्तमान में हमारा उद्देश्य है कि 8 वर्ष की आयु के बाद से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों को नर्चर करना, उनको हर तरीके से नर्चर करना। स्पिरिचुअल साइंस भी जाने, फिजिकल साइंस का मतलब मटेरियल साइंस, जो कि आज के स्कूलों में दिया जाता है। वैसे शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य 2 होता है। एक तो शिक्षा का उद्देश्य जीवन में सुख की प्राप्ति करना, अनंत सुख की प्राप्ति करना, आध्यात्मिक उद्देश्य है। और दूसरा है आजीविका। जब तक कि शरीर है तब तक हमें आजीविका चाहिए, तब तक अर्थ चाहिए, बिना अर्थ का कुछ हो नहीं सकता। तो हम रश्मि के थ्रू इंटीग्रेटेड वे में, जो कि आज के आधुनिक विद्यालयों में, स्कूलों में या इंस्टीट्यूटों में बस उनका पर्पज हो गया है कि एग्ज़ाम पास कराना, लेकिन हम एग्ज़ाम पास कराने के साथ साथ आपने समाज में देखे होंगे कितनी समस्या है, बहुत से बच्चे स्ट्रेस में आकर आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत चीज़ें। तो हमारे रश्मि इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होने वाला है। हम बच्चों को हम स्कूल के करिकुलम के साथ साथ जो करिकुलम स्कूल में छूट जा रहा है, हम उस करिकुलम को भी इंक्लूड करेंगे, उसको भी पढ़ाएंगे। और इसमें आप जो बात कर रहे थे कि जो एक क्रिएशन है, जो सृष्टि है, जो मटेरियल साइंस है, तो क्या इसका कोई क्रिएटर भी तो होगा? तो हाँ, हम रश्मि इंस्टीट्यूट में भी बताएंगे कि उसका क्रिएटर कौन है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसे बनाता है, क्या प्रोसेस है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक क्रिएशन है तो किसके लिए है? हम पूरा एक इंटीग्रेटेड वे में चलेंगे, और हमारा उद्देश्य एग्ज़ाम पास कराने के साथ साथ एक ग्लोबल सिटीजन बनाना उद्देश्य है। केवल हमारा उद्देश्य नहीं है कि एग्ज़ाम का करिकुलम जितना है हम उतना ही पढ़ा दें, और हम अपने इस अध्ययन कराने
हुए समय में हमने ये भी अध्ययन किया है कि हम बच्चों को जो भी क्लास 3rd 4th 5th में पढ़ा रहे हैं, 8th तक 9th 10th में चढ़ा, मैक्सिमम चीज़ें रिपीट होती हैं, लेकिन अनसिस्टमेटिक वे में रिपीट होती हैं। और उसमें बच्चों का लगभग 7 से 8 साल समय निकल जाते हैं। एक ही चीज़, बच्चा क्लास 4th में भी फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा है, 6th में भी पढ़ रहा है, 9th में भी पढ़ रहा है। क्यों ना हम उसको एक बार पढ़ाएं और अच्छे से पढ़ाएं, या रिपीट भी करना है तो हम एक लेवल वाइज में कर लें। तो हमने रश्मि इंस्टीट्यूट में लेवल बनाया है क्लास 3rd 4th 5th का, ये हमारा फाउंडेशन लेवल है, या इसको सीड भी कह सकते हैं। उसके बाद 6th 7th 8th एक हमारा ब्लूमिंग है, एक वो मतलब बच्चा फाउंडेशन से ऊपर उठ के चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, ग्रोथ होगा एक लेवल। हाँ। और 9th 10th हमने एक कंबाइंड लेवल रखा है जहाँ पे बच्चा मास्टरी करेगा विषयों पे, चीज़ों को समझने, मतलब 3 स्टेजेस में हम उसको सिखाने के। हमारा रिसर्च ये कहता है कि जो सिलेबस से 7 से 8 साल में पढ़ाते हैं उस सिलेबस को हम बहुत आराम से पढ़ाएं तो 3 साल में हो सकता है। कोई बच्चा वीक से वीक भी हो तो भी 4.5 साल में ये सारी बातें सीख सकता है, सिस्टमेटिक वे में सीख सकता है, एक बार में चीज़ों को अच्छे से उसको हम सिखा सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि इंस्टीट्यूटों में थोड़ी सी एडिशन 2 डिजिट तब सिखाएंगे, फिर 4 डिजिट का एडिशन। आप एडिशन सिखा रहे हो तो एडिशन ही अच्छे से सिखाओ। आज वो फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ाओ। और हम इसमें 2 सीक्वेंसों पे ध्यान दे रहे हैं। आजकल सीक्वेंस भी रैंडम है। क्लास 4th का बच्चा अभी आसपास की चीज़ें जाना नहीं, आप उसको अंतरिक्ष में पहुंचा देते हो, आप उसको टेक्नोलॉजी की बातें करते हो। ऐसा नहीं हम टेक्नोलॉजी के कोई विरोधी हैं, हम भी टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, वो भी अच्छे से बात नहीं होता, अपडेटेड नहीं है ना सिलेबस, अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड भी नहीं। तो हम इसको अपडेटेड वर्जन में लेके आ रहे हैं, हम व्यवहारिक टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे जो हमारे लिए रिलेवेंट है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को, इस साइंस को, इस मैथ को पढ़ाते हैं समय हमारा सबसे इनकी अप्रोच ये है, जो कि हमें लगता है कि धरती पे सारे इंस्टीट्यूशनों से सबसे अलग है, जो कि हम बुक डिजाइनिंग जिसका कर रहे हैं, वो है नोन टू अननोन अप्रोच। दूसरा है इवोल्यूशनरी ऑर्डर। हम पहले इस पे ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा जो पहले से जो चीज़ें जानता है उसका उपयोग करके आगे जो चीज़ें नहीं जानता है उसको हम सिखाएं, थ्रू द एक्सपेरिमेंट, थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द एक्सपीरियंस, थ्रू द रियल लाइफ एग्जाम्पल। जहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल तुरंत नहीं दिखा सकते वहाँ पे हम मॉडल दिखाएंगे। जहाँ पे मॉडल से भी नहीं हो सकता है तो हम वहाँ पे एज्यूप्शन, इंट्यूजन भी, बच्चों को लॉजिक भी सिखाएंगे कि कैसे करना है, अनुमान प्रमाण को कैसे काम में लेना है। प्रत्यक्ष से आगे भी चीज़ों को जाना सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस संसार में 90% एजुकेशन अनुमान पे चल रहा है, शब्द प्रमाण पे चल रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या आपने चंद्रमा को नचते देखा है, या चंद्रमा की आप साइज जानते हो? नहीं जानते। नहीं, मतलब क्या अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मान तो रहे हैं। मान रहे हैं। क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या यहाँ पे अनुमान प्रमाण नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या हम जिसको आज माता पिता मान रहे हैं, क्या सच में मेरे माँ बाप है? क्या हमने उसको अपनी ही आंखों से देखा है जन्म में? तो ये जो जिद है आज के एजुकेशन में कि हम हर चीज़ अपनी ही आंखों से देखें, ये आवश्यक नहीं है। हम ये भी बच्चों को बताने का कोशिश करेंगे कि अन्य जो एविडेंस है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो ये मतलब दिक्कत हो गया है कि जो मतलब जो साइंटिस्ट हैं एज ए साइंटिस्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, एज एक तरह से बोल सकते हैं कि वर्कर ऑफ फार्मा कंपनीज, मतलब वो इस तरह से वर्क कर रहे हैं, और उसी तरह से वो अपना साइंस डिजाइन कर रहे हैं। और ये बोलते हैं कि साइंस जो है हमेशा मतलब एक तरह से चेंज होते रहता है। तो फिलहाल में इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि साइंस है तो ये डीप चीज़ें उसमें जाना पड़ेगा। लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुना, देखा, समझा, इसके लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मतलब कमेंट कर सकते हैं वीडियोज़ में। तो मतलब और आगे अगर हम आगे और भी हम मतलब वीडियोज डालेंगे और इस पे बात करेंगे। तो आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्ते। वीडियो सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत 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 अभिनंदन, स्वागत। और आगे आप जो कुछ भी जानना चाहिए इनके चैनल रश्मि वार्ता पे आप जरूर कमेंट में पूछिएगा, हम आगे उसका भी उत्तर देने के लिए आपके लिए उपस्थित होंगे। नमस्ते।